बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से जून तिमाही के जीडीपी ग्रोथ आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों में पता चला कि जून तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ में 13.5% यानी 13.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो अनुमान से कम है। अनुमान 15% तक थे, 14.5-15% के अनुमान थे। हालांकि दहाई के अंक से ज्यादा की ग्रोथ की जो वजह अभी भी है वो पिछले साल का छोटा बेस है। 2021-22 की जून तिमाही के दौरान कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप था, लॉकडाउन लगे हुए थे। इस वजह से पिछले साल जून तिमाही में कुल जीडीपी जो था, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखें तो 32.46 लाख करोड़ रुपए का था। इस साल जून तिमाही में जो जीडीपी हुआ है वो 36 लाख करोड़ से ज्यादा का 36.85 लाख करोड़ का जीडीपी है। तो अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ये 13.5% है, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब लॉकडाउन लगा था, जब गतिविधियां आर्थिक नहीं हो रही थी। अब इससे पहले वाला साल देखो आप, 19-20 देखो, जब सब कुछ सामान्य था, तब कैसे थी? तब जून की तिमाही 19-20 में अगर अब की ग्रोथ आंकी जाए तो सिर्फ 3% की है, 3.3%। अगर हम अच्छे दिनों से अच्छे दिनों की तुलना करें तो उस समय 35.67 लाख करोड़ की जीडीपी दर्ज की गई थी। सर 3 साल हमने देखे, 19-20 को आप देखिए, अगर 20-21 को देखिए, और अब 21-22 की, अब 2023 की पहली तिमाही के नंबर हमारे सामने आ गए। क्या बताती है ये पिछले 3 साल की ट्रेजेक्टरी? हम कहाँ खड़े हैं, रिकवरी कितनी मजबूत है? जीडीपी का इस तिमाही का आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगले 6 महीने और उसके अगले साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। हम इसका संदर्भ समझें तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल से पूरी तरह खुल चुकी थी लॉकडाउन के बाद, और हमें ये उम्मीद थी कि बाद की जो 2 तिमाही हैं पिछले वित्त वर्ष की, यानी अप्रैल मई जून के बाद से जुलाई अगस्त सितंबर, और उसके बाद की 2 तिमाही हैं, उसमें जो रिकवरी है वो रिकवरी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस तिमाही में आ जाएगी। ये आंकड़ा इसलिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद अगले साल तक पिछले साल की तुलना में, जिस बेस इफेक्ट की बात शुभ हम कर रहे हैं कि पिछले साल अगर विकास दर कम या ज़्यादा होती तो उस तुलनात्मक तौर पर अगले साल की विकास दर पर उसका असर पड़ता है, वो भी खत्म होने वाला था। अब ये ट्रेजेक्टरी में 2 चीज़ें बता रही कि भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन 3.3% के आधार पर बढ़ी है। प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखो तो इस भारत की महंगाई दर इसकी 2 गुनी रही है, यानी लोगों की कमाई कोविड शुरुआत के पहले से लेकर कोविड से निकलने तक, यानी इस पूरे सफर के दौरान औसतन पूरे देश में, अगर देश को आप एक व्यक्ति माने तो उसकी कमाई केवल 3.3% बढ़ी है। लेकिन इस दौरान अगर आप भारत में महंगाई की दर को देखें तो उनकी जिंदगी जीने की लागत में कई गुना ज्यादा 6-7% की बढ़ोतरी हुई है मोटे तौर पर, अगर आप एक व्यक्ति हैं और आप जीडीपी के तौर पर हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था का यहां से जो अगला चरण है वो टेलविंड्स का चरण है, जिसमें वो टेलविंड्स खत्म हो रही हैं और हेडविंड्स का चरण है, यानी आने वाले समय में अब नई चुनौतियां सामने आएंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी कोशिशें सस्ते कर्ज को लेकर, मांग बढ़ाने को लेकर, बाकी चीजों को लेकर की गई, उनका असर हमें इस तिमाही में दिखना चाहिए था। और ये माना जा रहा है कि इस तिमाही की आर्थिक विकास दर, जिसने चौंकाया है पिछली बार की तुलना में, क्योंकि पिछली बार की तुलना में ये माना जा रहा था कि कम से कम 15% के आसपास रहेंगी, और शुभम इसका असर हमें अगले 2-3 महीने तक और उसके बाद फिर इस वित्त वर्ष की कुल विकास दर में दिखाई देगा। यहां कई सारी एजेंसियां सरकार की या तो अति उत्साहवर्धक आंकड़े पेश करते हुए पाई गई, या वो सही ढंग से अर्थव्यवस्था का मिजाज नहीं समझ पाई। रिजर्व बैंक ने इस तिमाही में 16.2% की आर्थिक विकास दर का आकलन किया था। सारी दुनिया की बड़ी एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कम से कम 14 से 15% का आकलन किया था। अब जैसे ही कल आंकड़े आए हैं, हम तेजी से सबके अनुमानों में गिरावट और कटौती देख रहे हैं। मूडीज ने भारत की आर्थिक विकास दर का आकलन घटाया है, CLSA ने घटाया और बाकी लोगों ने घटाया है। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर हम मुख्य रूप से समझें कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड से बीमार थी, और जब सब कुछ खुला और उससे जिस रफ्तार से दौड़ने की उम्मीद इस तिमाही में की गई थी, उस रफ्तार से दौड़ती नहीं दिखाई दे रही। कई सारी जो ढांचागत स्ट्रक्चरल कमजोरियां हैं वो सामने आ गई हैं, और इस बात की आशंका, इस बात की चिंता पिछली तिमाही से शुरू हो गई थी कि क्या हम, ये आखिरी तिमाही थी जहां हम सारी ताकत भारतीय अर्थव्यवस्था झोंक सकती थी अपने आप को तेजी से आगे ले जाने में। क्योंकि अगर ये एक किस्म की रेस होती है शुभम, जो एथलेटिक्स में होती है, अगर पहली तिमाही में तेज दौड़ जाती भारतीय अर्थव्यवस्था तो अगली 2 तिमाहियों में जब गिरावट होती तो उसे हम बेहतर ढंग से एडजस्ट कर सकते। तो अब यहां से इस अर्थव्यवस्था, इस साल के विकास के सारे आकलनों में हमें बदलाव दिखाई देगा। सर खपत की बात की जाए, क्योंकि जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा वो है जो हम और आप खर्च करते हैं,
खपत के आंकड़े क्या बता रहे हैं? खपत के आंकड़े अगर आप 3 साल का पूरा आंकड़ा पिछले साल की तुलना में देखें तो आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी, लेकिन भारत में आमतौर पर जो प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ रेट है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए ये नंबर्स हमें थोड़ा निराश करते हैं। भारत में कुल खपत की बढ़ोतरी लगभग 10% के आसपास दिखाई देती है अगर आप 3 साल में देखें, और यहीं पर वो महंगाई का असर हमें दिखाई देता है। और एक और चीज यह महत्वपूर्ण बात है कि खपत की दृष्टि से अगर आप देखो तो भारत की जीडीपी में शुभम कांस्टेंट प्राइस पर और करंट प्राइस के बीच में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्राइस पर यानी स्थायी मूल्यों पर जीडीपी की गणना 2 मूल्यों पर होती, एक किसी साल के मूल्य को आधार बनाकर पूरे उत्पादन की कीमत निकाली जाती है और एक मौजूदा दरों पर निकाली जाती है। लगभग 2 गुने का फर्क है। यानी अगर भारत की जीडीपी को महंगाई के साथ जोड़कर देखा जाए तो 26% की रफ्तार से इस तिमाही में बढ़ा, लगभग 26-26.5% की, और अगर आप स्थायी मूल्यों पर देखें तो 13% पर दिखता है। और यह फर्क हमें बताता है कि खपत खर्च में बढ़ोतरी नहीं हुई है। भारत के खपत खर्च में जो बढ़ोतरी है वो 10% के 3 साल की बढ़ोतरी जो है वो 10% के रेंज में रही, और यही वो वजह है जिसने भारत की आर्थिक विकास दर को इस तिमाही में तेजी से आगे बढ़ने नहीं दिया। ये नंबर्स हमें इसलिए भी और भी डिसअपॉइंट करते हैं क्योंकि इन नंबर्स के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई शुरू हो चुकी थी और अब आने वाले समय में महंगाई की संभावना आगे और दिखाई देती है। सेक्टोरल लेवल पर हम देखें तो मिलीजुली तस्वीर है, लेकिन हम अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर विस्तार से चीज़ों में सही आंकड़ा इसलिए नहीं पा सकते क्योंकि इसमें बड़ा हिस्सा हमें कोविड के दौरान के लॉकडाउन का, बंदी का दिखाई देता है। पर कृषि की विकास दर कुल मिलाकर पिछले 3 सालों में सबसे बड़ा सपोर्ट रही है अर्थव्यवस्था के लिए, ऐसा आंकड़ा बताते हैं। सर, रिकवरी के जो आंकड़े हमारे सामने 3-3.5% की आपने औसत विकास दर बताई, आगे का परिदृश्य अब क्या मिल रहा है? आने वाले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल की स्थिति क्या बनती दिख रही है? जैसे हमने शुरुआत में हम लोगों ने चर्चा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आखिरी छलांग थी जो छलांग इस तिमाही में लगाई जा सकती थी। अब यहाँ से 3-4 बड़ी चुनौतियाँ शुरू होती हैं, या मान के चलें कि आप चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से निकल कर आप जैसे कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा हो और वो निकल कर पूरी ताकत से ऊपर आए और छलांग मारकर वो 1-2 सीढ़ी चढ़ सके और उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू होती है। अब यहाँ से 2 बड़ी चढ़ाइयाँ शुरू होती। एक चढ़ाई तो शुरू होती कि जितनी ताकत अर्थव्यवस्था ने अपने आप को गड्ढे से निकालने में खर्च कर दी है, उसके बाद जो शक्ति है, और शक्ति जब हम कहें तो शक्ति का अर्थ होता है खर्च करने की शक्ति होता है अर्थव्यवस्था में सस्ती ब्याज दरों की शक्ति, बाकी सारी ताकतें धीमे धीमे कमजोर पड़ रही हैं। महंगाई के कारण रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है, जिसका असर हमें आने वाले 3-4 महीनों में दिखाई देगा। तो जो आपको क्रेडिट की ग्रोथ रेट या बाकी आंकड़े में दिखते हैं, उन आंकड़ों में अब बदलाव होना शुरू होगा। दूसरी चीज है कि जब हम अर्थव्यवस्था में पेंटअप डिमांड जिसके कारण हमें एक तेज बाउंस बैक की उम्मीद थी वो अभी नहीं देख रहे हैं, तो महंगाई की दर आगे बढ़ने के कारण आने वाले समय में डिमांड में और ज़्यादा कमी की संभावना दिखाई देगी। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकार के पास भी अब खर्च को एक सीमा से अधिक बढ़ाने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के बजटों पर पिछले साल कोविड से उबरने के दौरान खर्च का बड़ा बोझ पड़ चुका है। कर्ज रिकॉर्ड लेवल पर राज्यों ने कर्ज लिया, रिकॉर्ड लेवल पर केंद्र ने कर्ज लिया। टैक्स बढ़ाने की गुंजाइश एक सीमा से ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसका असर महंगाई पर दिखाई देगा। और इसलिए जहां अब बहस शुरू होगी और निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या शुभम इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 7% की विकास दर भी हासिल कर पाएगी या उससे नीचे रह जाएगी। और अगर भारत की अर्थव्यवस्था इस साल पूरे साल के दौरान 7% से कम की विकास दर हासिल करती है तो फिर यह कुल मिलाकर एक स्टैगफ्लेशन की जैसी स्थिति दिखाई देगी हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्योंकि महंगाई की दर तो 6.5% के आसपास रहनी है, ऐसा माना जा रहा है आरबीआई के हिसाब से 6 से 6.5% के आसपास रहनी। तो क्या भारत उस स्टैगफ्लेशन की जकड़ में तो नहीं फंस जाएगा जाके? पहली चिंता इस साल के बारे में ही है। और इससे ज़्यादा बड़ी चुनौती अगले साल को लेकर है। अगले साल के जो आकलन आ रहे हैं वो सब 6% के हैं, 5.44% के, 5.6% के, यानी जो भी हमें बेस इफेक्ट के और बाकी चीज़ों के असर दिखते हैं वो इस साल खत्म हो जाएंगे। अगले साल वास्तविक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था अब उस सिचुएशन में होगी जहां से उसे अपनी रफ्तार आगे शुरू करनी होगी। तो महंगाई, महंगा कर्ज और घटती मांग, ये 3 बड़ी चीज़ें हैं जहां सरकार को बड़े पैमाने पर रणनीति के साथ इंटरवेंशन करना होगा, क्योंकि 7% की आर्थिक विकास दर पिछली 2 मंदियों के हिसाब से वैसे भी पर्याप्त तो नहीं है, पर उससे नीचे रहना और भी चुनौती की बात है। सर, इन सारे आंकड़ों की रोशनी में, जीडीपी की रोशनी में अगर हम देखें तो मुद्रा यानी कि रुपया, आपको क्या लगता है इसकी दिशा कैसी बनती दिखती है? 80 का लेवल एक ऐसा लेवल है जब वहां जाता है आरबीआई खड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है।
80 के ऊपर नहीं निकलने दिया जाएगा, या आपको लगता है अब रोके बात नहीं रुकेगी, जीडीपी अगर कमजोर हो रही तो अब 81-82 के लेवल भी दिखेंगे? रुपए के तार बहुत सारी चीजों से जुड़े हैं। रुपए के तार भारत में विदेशी मुद्रा की आवक से जुड़े हुए हैं। रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक निवेश कर पाएगा और डॉलर को बचाने की, रुपए को बचाने की कोशिश करेगा। हम उसके असर के तौर पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट देख रहे हैं। पिछली बार भी हमने मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा की थी। अब दो तरीके के आकलन मिल रहे हैं। अगर रिजर्व बैंक बहुत ताकत लगाता है तब भी रुपया 79 और 80 के आसपास रहेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और अगर रिजर्व बैंक रुपए को खिसकने देता है, अपनी गति से नीचे गिरने लगता है, तो 81 और 82 के आसपास के, 80-81 के आसपास के लेवल बाजार में मिलने लगे हैं। दुविधा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में जिस तरीके के तेज बदलाव हो रहे हैं, खासतौर से कच्चे तेल की कीमतों में जो हमें बड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही, जहां पर हम एक बड़ी रेंज में चीज़ें मूव करती देख रहे हैं, वहां भारत के लिए इंपोर्ट्स महंगे होने का खतरा और ज़्यादा है। तो अगर रिजर्व बैंक बाजार में एक सीमा से अधिक दखल करता रहेगा और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होती रहेगी, तो उसका हमको मनोवैज्ञानिक प्रभाव रुपए की कीमत पर दिखाई देगा। मैक्रो इकोनॉमी की दृष्टि से देखें, अगर आप भारत की व्यापक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, तो अब तस्वीरें काफ़ी हद तक बाजार के अलग अलग निवेशकों के सामने, चाहे वो स्टॉक मार्केट के निवेशक हों या बॉन्ड मार्केट के निवेशक हों, उनके सामने काफ़ी हद तक साफ हो चुकी हैं कि मैक्रो इकोनॉमी की दृष्टि से भारत लगभग दुनिया की बाकी सारी अर्थव्यवस्थाओं की राह पर चल रहा है। कुछ ज़्यादा गिरेंगी, कुछ कम गिरेंगी, पर भारत मूलतः उसी गति में है जहाँ पर हम मंदी से उबरने के बाद या कोविड के स्लोडाउन से उबरने के बाद बहुत धीमे धीमे ढंग से अब रफ्तार ले पाएंगे। बहुत तेज उछाल हमें भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाई देगी और इसका असर हमें रुपए की कीमत पर दिखाई देगा। अब निगाह इस बात पर रखनी कि भारत के शेयर बाजार कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आज प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही बाजारों की। बिल्कुल।